नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MAOI एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, ये चैनल मैंने आज क्रिएट किया हूँ और ये मेरा चैनल न्यू है और इस चैनल पे आप लोगों को विज्ञान से संबंधित हर एक टॉपिक को बेसिक तरीके से एवं आसान शब्दों में समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। आज हम रसायन विज्ञान के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, जिसको रसायन विज्ञान अर्थात इसे रसायन शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है और रसायन विज्ञान जिसे इंग्लिश में हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में वर्णन करने वाले हैं, इसके बारे में हम ज्ञान अर्जित करने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दें कि रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, कार्य एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहते हैं। फिर से बोल देते हैं दोबारा से, रसायन विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, कार्य एवं उनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री कहा जाता है। इस रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम मिस्र देश के एक प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ था। ये जो कीमिया आप लोग देख रहे हैं शब्द कीमिया, ये मिस्र देश का था। मिस्र एक देश का नाम है जहाँ पे कीमिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी और वही कीमिया से यहाँ पे निकल के आया था केमिस्ट्री। अर्थात हम लोग मतलब प्रचलित है, कुछ कहा जाता है कि मिस्र देश के लोग वहाँ की जो मिट्टी था उस मिट्टी को कीमिया के नाम से पुकारते थे। अर्थात यानी कि कीमिया का अर्थ लगाया जाता है काला रंग से। कीमिया का जो अर्थ होता है काला रंग और कीमिया से निकल के आया था केमिस्ट्री। अर्थात हम लोग कह सकते हैं केमिस्ट्री का जो उत्पत्ति हुआ है एक मिस्र देश के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। अर्थात कीमिया का मीनिंग होता है काला रंग। जो वहाँ के प्राचीन वासी थे, वहाँ के जो देशवासी थे, मिस्र देश के जो व्यक्ति थे, मिट्टी को मिस्र कि देश के लोग काले रंग के नाम से अर्थात कीमिया कहते थे और कीमिया का अर्थ काला रंग होता था। तो आज हम लोग इस चीज़ का अर्थात केमिस्ट्री का डेफिनेशन जान लिए। अब हम जानेंगे केमिस्ट्री कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक लिया जाए तो पदार्थ से लिया जाता है। पदार्थ जिसको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है, ये होता है केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक। कहा जाए तो सबसे बेसिक टॉपिक केमिस्ट्री से ही लिया जाता है, क्योंकि इसको हम दूसरे लैंग्वेज में पदार्थ का भी विज्ञान कह सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में ही जान लिया कि इसमें पदार्थों में होने वाले विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अब हम ये समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है, व्हाट इज मैटर। इसे दूसरे लैंग्वेज में द्रव्य भी कहा जाता है। पदार्थ द्रव्य के श्रेणी में ही आता है, जिसको इंग्लिश में सबस्टांस कहा जाता है। तो मैटर यानी कि सबस्टांस, मैटर यानी कि पदार्थ जिसको बोलते हैं, सबस्टांस यानी कि द्रव्य या पदार्थ बोल सकते हैं। ये भी एक प्रकार का पदार्थ ही होता है। तो ये पदार्थ को किस तरीके से डिफाइन किया जाए, पदार्थ होता क्या है। तो दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में है, आसानी पूर्वक किसी भी स्टूडेंट को याद हो जाएगा। पदार्थ दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। यहाँ पे बहुत सारे परिभाषा में बहुत सारे एक शब्द आए हैं। जैसे कहा जाए कि यहाँ पे हमने बताया कि जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो। तो यहाँ पे एक द्रव्यमान शब्द आती है, द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में मास कहा जाता है। आयतन एक शब्द आया परिभाषा में, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है। ये सभी शब्द आए, इस शब्द का मीनिंग कुछ ना कुछ होता होगा। द्रव्यमान का अर्थ होता है कि उस वस्तु में कितना वजन है। हम लोग द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, जिसे फिजिक्स में पढ़नी है एसआई मात्रक वाले चैप्टर में। तो द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं। इससे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई वस्तु का कितना वेट है, कितना वजन है। तो द्रव्यमान हम लोग समझ गए, माने किसी वस्तु में जो वेट होता है, वजन होता है, उसी को द्रव्यमान अर्थात मास कहा जाता है, जिसे केजी में मापा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है आयतन की, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास ये
डब्बा है, इस डब्बे में जितना पानी जो हटेगा, जितना वाटर हटेगा, वो उसका वॉल्यूम अर्थात आयतन कहलाएगा। तो आयतन को भी यहाँ पे आसानी से समझ गए। कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी वस्तु होता है, उसके अंदर जितना कोई भी चीज़ हम रख सकते हैं वो उसका वॉल्यूम अर्थात आयतन कहलाता है। तो यहाँ हम डेफिनीशन में आने वाले कुछ शब्द का मीनिंग जान लिए। अब हम ये जानेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, पदार्थों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, इसके क्लासिफिकेशन करने का क्या आधार था। जैसे कि कोई भी चीज़ का वर्गीकरण होता है, किसी भी चीज़ का वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसके लिए कोई ना कोई बेस लिया जाता है, कोई ना कोई आधार लिया जाता है। उस आधार के आधार मान करके, उसको बेस मान करके उस चीज़ का वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हम मनुष्य का ही वर्गीकरण करना होगा, अर्थात इंसान का वर्गीकरण करना होगा, तो हम उसको रंग के आधार पर करेंगे। जैसे काला और गोरा के आधार पर करेंगे, बड़ा और छोटा के आधार पर करेंगे, मोटा और पतला के आधार पर करेंगे। उसी प्रकार पदार्थ का भी वर्गीकरण कुछ न कुछ आधार मान के किया गया। उस आधार के बारे में जानेंगे कि पदार्थ को आखिर किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तो पदार्थ को सबसे पहले वर्गीकृत करने का आधार था अवस्था। एक भौतिक वर्गीकरण था, एक रासायनिक वर्गीकरण था। इस आधार पर पदार्थ को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया था। पदार्थ के वर्गीकरण करने का 2 आधार थे, एक भौतिक वर्गीकरण था, एक रासायनिक वर्गीकरण था। भौतिक वर्गीकरण को इंग्लिश में फिजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है और रासायनिक वर्गीकरण इंग्लिश में केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये वर्गीकरण का आधार था। इस आधार पे पदार्थों को वर्गीकरण किया गया था, पदार्थों को हम डिवाइड किए थे, अर्थात बांटे थे, क्लासिफिकेशन किए थे। एक भौतिक वर्गीकरण था और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण था। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया था। या हम इस स्टेज भी मान लेते हैं, इसको अवस्था भी मान लेते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया था, जैसा कि हम क्लास 9th में पढ़े हैं। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप 9th का भी बेसिक हो सकता है, 10th का भी हो सकता है, 11th का भी हो सकता है, 12th का भी हो सकता है। सभी क्लास के लिए वेरी नेसेसरी है ये। जैसा कि हमने बताया कि भौतिक अवस्था के आधार पर या भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है और तीसरा गैस होता है। ये पदार्थ की भौतिक वर्गीकरण है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, अर्थात बांटा गया है। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है, द्रव को लिक्विड कहा जाता है और गैस को गैस ही कहा जाता है। ये पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण है। अब हम बताएंगे आप लोगों को कि पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है। तो रासायनिक वर्गीकरण अर्थात रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। एक शुद्ध पदार्थ होता है और दूसरा अशुद्ध पदार्थ, या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। एक अशुद्ध पदार्थ होता है और दूसरा शुद्ध पदार्थ होता है। यह है आपका रासायनिक वर्गीकरण अर्थात केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ, ये को प्योर मैटर और दूसरे को अनप्योर मैटर बोल सकते हैं। अशुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये भी आपका 2 तरह का होता है। यहाँ पे दिखा, सब स्टूडेंट को नहीं देगा इसलिए हम इधर लिख देते हैं। यानी कि शुद्ध पदार्थ जो आपका है, शुद्ध पदार्थ को इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तत्व होता है और दूसरा यौगिक होता है। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स कहा जाता है और यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं।
तो यहाँ पे हम रासायनिक वर्गीकरण के बारे में भी जान लिए कि रासायनिक वर्गीकरण के लिए दो आधार माना गया था, शुद्ध पदार्थ एक अशुद्ध पदार्थ। मैंने रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था, या शुद्धता के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व है और दूसरा यौगिक है। यानी तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं, यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होता है। यहाँ हम जान लें कि शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तो अशुद्ध पदार्थ का भी वर्गीकरण किया गया होगा, इसका भी कुछ ना कुछ प्रकार होगा, इसका भी कोई ना कोई ब्रांच होगा अर्थात शाखा होगा। तो अब यहाँ पर हम जान लेंगे कि अशुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। अशुद्ध पदार्थ का प्रकार एक ही होता है, वो होता है आपका मिश्रण, जिसको इंग्लिश में मिक्सचर कहा जाता है। इसको इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। अब हम जो भी वर्गीकरण था वो वर्गीकरण को देख लिए। अब बहुत सारे और भी वर्गीकरण हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो भौतिक वर्गीकरण किए उसका डेफिनेशन बारी बारी से जान लेंगे और समझ लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। जैसा कि मैंने बताया कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि पदार्थ की ठोस अवस्था किसे कहते हैं, अर्थात क्या होता है, इसी को कैसे समझ सकते हैं। तो हम इसको आसानी पूर्वक और आसान लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। फिर से बोल देते हैं कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ये मेरा सेल फोन है, तो ये पदार्थ की ठोस अवस्था में आएंगे, क्योंकि इसका जो आकृति एवं आयतन क्या है, निश्चित है। इसका जो मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो वजन होगा, कहीं भी इसको ले जाएंगे तो इसका वजन उतना ही होगा। ये मार्कर हो गया, ये भी ठोस अवस्था में है। टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सभी क्या है, ठोस अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो यहाँ पे हम ठोस अवस्था को जान लिए। अब यहाँ पे एक बात आई थी कि ठोस पदार्थ की ना आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। आकृति के बारे में कहें तो उसका जो आकार होता है, उसका जो शेप होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अगर किसी भी वस्तु का, हम यहाँ पे आज कुमैया में वीडियो बना रहे हैं, तो ये मोबाइल का मेरा जो आकार है 6 सेंटीमीटर है, तो अपने गांव अर्थात बांगर में भी ले जाएंगे तो इसका भी वो जो कह सकते हैं इसका जो आकार होगा अर्थात साइज होगा वो 6 सेंटीमीटर ही होगा। अर्थात इसके साइज में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं ठोस को, कि ठोस का मतलब न तो आकृति में बदलाव होता है और न ही आयतन में बदलाव होता है। अब हम जानेंगे कि द्रव क्या होता है, अर्थात व्हाट इज लिक्विड, माने द्रव, पदार्थ की जो द्रव अवस्था है, लिक्विड स्टेट है, ये क्या होता है। तो द्रव अवस्था किसे कहते हैं, तो पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है उसे पदार्थ की द्रव अवस्था कहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक बोतल है, इस बोतल में वाटर रखा हुआ है। अगर मान लें सपोज डैट कि इस बोतल में अगर 500 ml वाटर है, तो अगर किसी दूसरे बर्तन में, दूसरे जार में रखेंगे तो उसका वजन उतना ही रहेगा, 500 ml ही रहेगा। इसके जो आयतन है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि इसके शेप जो है, इसके साइज जो है, इसके आकार है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है, तो आज हम इस बोतल में रखें तो इसके आकार का हो गया, बोतल के आकार का होगा। लेकिन जब इसको हम किसी बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, लोटा में रखेंगे तो लोटे के आकार का हो जाएगा। यानी कि जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र के ही रूप ले लेता है। तो इस तरीके से हम आराम से द्रव को, लिक्विड को डिफाइन कर सकते हैं कि लिक्विड क्या होता है। अब हम डिफाइन करने वाले हैं गैस के बारे में कि गैस क्या होता है, व्हाट इज गैस स्टेट, माने पदार्थ की गैसीय अवस्था क्या होता है। तो पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी ना तो आकार अनिश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं माने जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे लिया जाए कि एक मोमबत्ती जब हम जलाते हैं, घरों में जब पूजा पाठ हम लोग की माँ बहना करती है तो अगरबत्ती जब जलाती है तो उस अगरबत्ती से धुएं निकलती है। तो जब उस अगरबत्ती से धुएं निकलती है तो हमारे कमरे में चारों तरफ फैल जाती है। अगर उस धुएं को अगर किसी डब्बे में बंद कर दिया जाए तो उसके आकार का तो हो ही जाएगा, लेकिन उसको जब हम खुले वायु में छोड़ देंगे तो पूरी चीज़ में पसर जाएगा, यानी कि उसका प्रासरण हो जाएगा, पूरी तरह से फैल जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गैस का न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है। इसका आकार का और आयतन का कोई आता पता नहीं
नहीं होता, माने इसका सब अनिश्चित होता है, आराम से और कह सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग नहीं किए कि ठोस किसको बोलेंगे। तो जैसे कि हम समझाया था कि जितने भी ठोस को ना आसानी से समझा सकता है, आसानी से पहचान सकते हैं कि ठोस किसको कहेंगे। तो हम बताए थे कि जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, तो ये उसकी परिभाषा हुआ। लेकिन जब इसका हम गुण जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, तो उसमें हम और भी हमें डिटेल से और आसानी पूर्वक समझ में आएगा। माने कि ठोस को एक तरीके से आसानी से समझा जा सकता है और पहचाना भी जा सकता है। जैसे ठोस कठोर होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, इस तरीके से। जैसे कि ये ठोस है यानी कि कठोर होगा, तो कठोर देख करके हम बता सकते हैं कि वो ठोस होगा। द्रव का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, इसको हम द्रव अर्थात लिक्विड बोलते हैं, यानी कि ये सब लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसको कैसे पहचानेंगे, जिसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे उसको अगर पृथ्वी पर थोड़ा भी मतलब नीचे करके गिरा दिया जाए तो चारों तरफ पसर जाता है, एक उसका संचरण हो जाता है, मान विसरण हो जाता है, मान फैल जाना हो, एक तरह से कह सकते हैं। मान जिसमें बहाव की प्रवृत्ति पाया जाता है, जो फ्लोइंग करता हो, वो द्रव होता है। अब बात आती है गैस का। ये एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जिससे हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये सब गैस हुआ। या इसका और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, गैस के उदाहरण है। तो इस तरीके से हम समझ गए। अब हम समझने वाले हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो इसको हम डेफिनेशन नहीं जानेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से उतना भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, VVR नहीं है। शुद्ध पदार्थ हम कह सकते हैं एक तरह से कि जिसमें केवल मतलब जो पदार्थ मिला हो उसके हमें ज्ञात हो, उसकी जानकारी हो, एक निश्चित अनुपात में मिला होता है, उसको हम आसानी से अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर जल का उदाहरण लिया जाए, H2O का उदाहरण लिया जाए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसमें से अलग अलग किया जा सकता है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है एक प्रकार, और दोनों गैसों के मिश्रण से ही जल का निर्माण हुआ है, अर्थात वाटर का निर्माण हुआ है। लेकिन अशुद्ध पदार्थ को हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला देने के फलस्वरूप बनता है, यानी कि तरह से अशुद्ध पदार्थ एक तरह से मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। अब हम समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ को जो दो भागों में बांटा गया था, यानी कि तत्व था और दूसरा यौगिक था, यानी कि एलिमेंट्स था और दूसरा कंपाउंड था। तो ये तत्व होता क्या है, तत्वों को अब तत्व का आज हम दो डेफिनेशन जानेंगे, और दोनों डेफिनेशन काफ़ी ईजिली है, जो आपको आसानी पूर्वक याद हो जाएगा कि तत्व क्या होता है, एलिमेंट्स किसे कहेंगे, हम कैसे पहचान करेंगे कि एलिमेंट्स की होता क्या है। तो एलिमेंट्स अर्थात तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी क्या है, तत्व है। और हम लोग भली भांति जानते हैं कि अभी तक वर्तमान में कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से धातु, अधातु एवं उपधातु है। तो तत्व जो होता है एक शुद्ध पदार्थ होता है। पहले ही बता दिए कि शुद्ध पदार्थ का प्रकार है, तो तत्व को हम शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। ये इसका डेफिनेशन हुआ एक तरह से बुक के मेथड से, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से। आज हम कुछ ऐसे डेफिनेशन बताएंगे तत्व के बारे में जो किसी भी स्टूडेंट को आसानी पूर्वक याद हो जाएगा कि तत्व होता क्या है, और समझ में भी बिल्कुल आसान शब्दों में आ जाएगा। जैसे तत्व उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। तो आप हम इस चीज़ को डेफिनेटली आपको डिफाइन कर देते हैं कि इसको कैसे हम पहचान करेंगे कि तत्व होता क्या है। फिर से हम यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं एलिमेंट्स का, तत्व का, ताकि बढ़िया तरीक़ा से दिख सके। एलिमेंट्स के बारे में समझना है, आराम से परिभाषा इसका बोल सकते हैं आप, इसमें कोई हर खटखट नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, आसानी पूर्वक बोल सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। क्योंकि हम पहले ही पदार्थ पढ़ रहे हैं, तो पदार्थ का ही ना प्रकार है, तो इसको पदार्थ हम बोल सकते हैं कि तत्व एक प्रकार का पदार्थ है। तो वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ये सभी क्या है, तत्व है। आप लोगों को देखते होंगे तो लगा कि 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 2 है, तो इसमें तो 2 हो गया। तो ये एक ही प्रकार के ना है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एकल बंध के द्वारा। तो ये क्या है, तो इसमें हाइड्रोजन का ही परमाणु हमने एक ही प्रकार का, अभी
विभिन्न प्रकार का परमाणु नहीं है। ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है। यानी कि कह सकते हैं हम कि वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के जरिए हम इस चीज़ को भली भांति समझ गए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। तो आप जो देख रहे थे ये सब अणु था, हाइड्रोजन का अणु है, ऑक्सीजन का अणु है और नाइट्रोजन का अणु है। तो ये परमाणु क्या होता है, तो परमाणु को भी आसानी से हम समझ सकते हैं और इसको पहचान भी सकते हैं। परमाणु होता क्या है, तो परमाणु तत्व के ही छोटे छोटे कण होते हैं। और परमाणु के बारे में सबसे पहले जॉर्ज डाल्टन ने बताया था कि दुनिया की कोई भी तत्व जो होता है, तत्व जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अत्यंत सूक्ष्म कणों का, अत्यंतम का अर्थ होता है कि बहुत ही, सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, वही तत्व के छोटे छोटे कणों को ही क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है, एटम कहा जाता है। इसका भी वीडियो बनेगा, एक इसका सेपरेट वीडियो बना के हम अगले मंथ डाल देंगे। आज हम सिर्फ तत्व के बारे में ना जानकारी प्राप्त करना है तो तत्व के बारे में ही समझा देते हैं। जैसे हाइड्रोजन भी, ये सब इसमें 2 लग गया, इसमें भी 2 लग गया, तो ये सब अणु हो गया, इसको परमाणु नहीं बोलेंगे। अकेले रहेगा तभी इसको परमाणु बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ये सब जब अकेले रहेगा तो ये क्या है, परमाणु है। इसमें अगर 2-3 लग गया तो ये क्या बन जाते हैं, अणु बनते हैं। यानी कि अब हम तत्व को अच्छी तरीके से समझ गए। अब हम किसको समझने वाले हैं, तो यौगिक को। यौगिक क्या होता है, यौगिक जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। तो अब इसका भी डेफिनेशन जान लेंगे और एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को भी आसानी से समझ लेंगे कि होता क्या है। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने के फलस्वरूप बनते हैं। हम पहले ही बताए हैं कि ये क्या है, दोनों शुद्ध पदार्थ है। दोनों के डेफिनेशन में शुद्ध पदार्थ जोड़ सकते हैं, दोनों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने के फलस्वरूप बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में समझेंगे, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, अर्थात अभिक्रिया, ये दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप H2O का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमने देखे कि हाइड्रोजन एक तत्व था, यौगिक भी क्या था, तत्व था। और यही तत्व आपस में मिलकर क्या बना दिया, यौगिक बना दिया। माने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से ही जल का निर्माण होता है। H2O जल का फार्मूला होता है, एक अणुसूत्र है, मोलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहाँ पर हम ये जाने कि यौगिक का जो निर्माण होता है तत्वों के आपस में मिलने से, लेकिन इसमें यहाँ पे एक रीजन है कि एक निश्चित अनुपात में मिला देने के फलस्वरूप ही बनते हैं। अगर इसको निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाएगा तो ये मिश्रण बन जाएगा। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि इस यौगिक जो बनते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से, वो भी क्या था, निश्चित अनुपात में मिलने से। अब हम जानेंगे यौगिक का दूसरा डेफिनेशन क्या होता है। तो वैसे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। और ये डेफिनेशन उस डेफिनेशन से बिल्कुल आसान है और आसान शब्दों में है और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर से हम समझा रहे हैं कि यौगिक वह पदार्थ होता है या वह पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं या 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम दूसरा अब ले लेते हैं ना, तो आप लोग बार बार कहेगा सर आप केवल जल का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, और भी तो एग्जाम्पल यौगिक का हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है बच्चों, CaCO3 एग्जाम्पल में हम लिए हैं CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ये इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका और भी बहुत सारा नाम होता है, हम यहाँ पे CaCO3 का अन्य नाम भी बताएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी बोला जाता है, चूना पत्थर बोल लीजिए या खरिया बोल लीजिए या संगमरमर बोल लीजिए, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। यानी कि CaCO3 जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये है कैल्शियम कार्बोनेट
Ca को कैल्शियम कहा जाता है। अगर CO3 अगर किसी तत्व के साथ लग जाता है तो उसको कार्बोनेट पढ़ा जाता है, और ये पढ़ाना आपको हम सिखाएंगे। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका अन्य नाम चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर है। तो ये किसका उदाहरण है? तो यौगिक का एग्जाम्पल है, यौगिक का उदाहरण है CO3। तो हम यहाँ पे ये समझाने वाले थे कि हम कुछ डेफिनेशन आपको नई तरीके से डेफिनेशन दिए कि यौगिक वह पदार्थ होता है जो विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ पे समझेंगे ना कि विभिन्न परमाणु कौन है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम देख लीजिए, कार्बन देख लीजिए और ऑक्सीजन देखिए, है ना यहाँ पर 2 या 2 से अधिक परमाणु। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक होते हैं। हम आशा करते हैं आपको तत्व और यौगिक आसानी से समझ में आया होगा। फिर से बता देते हैं दोनों का डेफिनेशन। वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब यौगिक समझ लेते हैं। तो वह पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के परमाणु या 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें कैल्शियम भी उपस्थित है, कार्बन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी, यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणु हुआ। जिसमें विभिन्न परमाणु रहेगा उसको हम यौगिक कह देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।